नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है वायरस। ठीक है, वायरस से जो रोग होते हैं, जो डिसीज होते हैं, और उनको ध्यान में रखकर आज का टॉपिक सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि एग्जाम में जो है प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाएंगे। और क्वेश्चन पूछने का जो नेचर होता है, 2 से 3 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। उसमें पूछा जाता है कि ये जो रोग है किस वायरस के कारण होता है। बताइए, ये जो रोग है वायरस के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है, और किस मच्छरों के द्वारा या किसके ये जो बीमारी फैलती है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है। ठीक है, इसके लिए दवा या एंटीवायरल बना है या नहीं बना है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रश्न बनाए जाते हैं और एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर आज हम लोग जो टॉपिक उठाए हैं ह्यूमन डिसीज। ठीक है, जो कि जो कि वायरस के कारण होता है। ठीक है, वायरस। आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आपके वायरस के कारण होता है। इसके रोग कारक की अगर बात की जाए तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी, ये जो है रोग कारक है। क्लियर है? और वहां के कौन है इसके? तो संपर्क के द्वारा या छींकने के कारण जो उत्पन्न बूंद होती है, उसके कारण जो है ये बीमारी जो है फैलती है। ठीक है, और लक्षण की अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए इन्फ्लुएंजा हो गया तो इसके क्या लक्षण है, इसकी क्या विशेषता है? तो अचानक जो है ठंड लगने लगेगा, और रनिंग नोज, नाक बहना होता है, छींक आना होता है, और फीवर आएगा, आपको सर दर्द करेगा। ये तमाम जो है लक्षण है इन्फ्लुएंजा के। अगर इसकी निवारण और नियंत्रण की बात की जाए कि इस बीमारी को ठीक कैसे करें हम, तो संक्रमित व्यक्ति जो होंगे उसके संपर्क से बचना है, और उपचार के लिए एंटीवायरल। ठीक है, अगर वायरस से संबंधित है, अगर उसको वायरस इन्फेक्टेड कर दिया है तो जाहिर सी बात है हम लोग एंटीवायरल जो है मेडिसिन उसको प्रोवाइड करेंगे। एक बार ऐसा प्रश्न बना था कि अगर मान लीजिए किसी को बैक्टीरिया से संबंधित कोई रोग हो गया था, तो क्या उसको एंटीवायरल दिया जाना चाहिए? इस तरह का प्रश्न बना था। तो वहां पे एंटीवायरल दवा नहीं, एंटीबायोटिक दिया जाता है। क्लियर है? इस तरह के प्रश्न देखे गए थे, तो सोचा मैंने कि आपके साथ डिस्कस कर लूं। अब देखते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। ये भी जो है आपके वायरस जो है उसके कारण होता है। और रोग कारक की अगर बात की जाए तो हेपेटाइटिस विषाणु या हेपेटाइटिस ए और बी बैक्टीरिया होता है, सॉरी विषाणु होता है। अगर इसकी वाहक की अगर बात की जाए तो हेपेटाइटिस विषाणु से संक्रमित भोजन और जल के द्वारा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी जल या भोजन में हेपेटाइटिस विषाणु आ गया तो उसका वाहक हो जाता है, वो संक्रमण हो जाता है। जैसे कि भूख ना लगना, तेज बुखार, जी मिचलाना, सर दर्द, जोरों में दर्द। ठीक है, इन तमाम अगर लक्षण दिखेंगे तो समझिएगा कि हेपेटाइटिस ए और बी के लक्षण उसमें दिखने लगे। अब इसको नियंत्रण कैसे करना है? तो संक्रमण से सुरक्षा के लिए आयनीकृत या यूवी किरणों से उपचारित पेयजल पीना चाहिए। ठीक है, जो उसको पानी देंगे, जो संक्रमित व्यक्ति है उसको पानी जो देंगे, अल्ट्रावायलेट के किरणों से उपचार कर उसको देंगे या इसको आयनीकृत कर देंगे। रोगी के जो वस्त्र होते हैं, जो उसके बेड वगैरह होते हैं, बर्तन होते हैं, उसको समय समय पर निसंक्रमित करना, मतलब डिसइंफेक्टेड करना। ठीक है, जो इन्फेक्ट होता है उसको डिसइंफेक्ट करना, कहने का मतलब उसको साफ सुथरा करना, बिछौनों को साफ सुथरा करना। ठीक है, इस तरह के कार्यों को करना। हेपेटाइटिस बी में जो है एंजीरिक्स बी और सैनवैक बी का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, इंटरफेरोन किसी रोग के नियंत्रण में सहायक होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इंटरफेरोन का जो इंजेक्शन है किस बीमारी में दिया जा सकता है? तो हेपेटाइटिस ए और बी में। अब आते हैं हम लोग एड्स को देखते हैं। एड्स, ठीक है, एड्स जो है आपका रोग कारक की अगर बात की जाए तो रिट्रो वायरस। ठीक है, एड्स जो है रिट्रो वायरस होता है। संक्रमित व्यक्ति के तरल आधार द्रव्य से किसी भी प्रकार के संपर्क होने पर, मुख्यतः ब्लड से, संक्रमित इंजेक्शन से और यौन क्रिया के दौरान। ठीक है, इन तमाम क्रियाओं से जो है एड्स वगैरह फैल सकता है। और इसके लक्षण की बात की जाए तो जो लसिका गांठ में सूजन होगा, फीवर हो जाएगा, रात्रि में पसीना आएगा, वजन कम होने लगेगा, आपकी याद करने की शक्ति जो है समाप्त होने लगेगी, बोलने और सोचने की क्षमता भी प्रभावित हो जाएगा आपका, और जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी कमजोर पड़ जाएगा। अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो समझिए उस व्यक्ति को एड्स की जो है लक्षण दिखाई देने लगे हैं। एड्स के विषय में जागरूकता फैलाना, अगर हम निवारण की बात करेंगे तो अनजान व्यक्ति से लैंगिक संपर्क ना करना, दूसरों द्वारा प्रयुक्त सुई और रेजर जो शेविंग करते हैं हम लोग का प्रयोग ना करना, पूर्ण उपचार अभी संभव नहीं है। रोगी में एचआईवी के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए कुछ एंटीवायरल औषधियां दी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं रैबिज और हाइड्रोफोबिया। ये जो जिस वायरस से होता है उसको बोलते हैं रेड्रो वायरस। ठीक है, रैब्डो। यह रोग संक्रमित कुत्ते
बिल्ली, बंदर, गीदड़ आदि किसी भी जंतु के काटने से हो सकता है। इसके अगर लक्षण की बात की जाए तो सर दर्द करेगा, तेज बुखार आएगा, छाती और गले की पेशियों में सूजन होगा, ऐंठन होने लगेगा। इसमें रोगी को बेचैनी होने लगेगा और दौरे पड़ने लगते हैं। रोगग्रस्त मनुष्य के गले में भयंकर पीड़ा होता है और कुछ भी नहीं निकल पाता, अतः प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी सकता और एवं रोगी पानी से भी डरने लगता है। समझ रहे ना कितना भयानक है रैबीज। ये सिर्फ कुत्ता से नहीं बल्कि बिल्ली, बंदर, गीदड़, कभी भी ये जानवर अगर काटे तुरंत इंजेक्शन जाके ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रैबीज का खतरा बना रहता है। पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया आदि को एंटी रैबीज का टीका लगाते रहना चाहिए समय समय पर। और रैबीज के संक्रमण के उपचार के लिए जंतु द्वारा काटे गए स्थान पर लाल दवा लगाइए और घाव को कार्बोलिक अम्ल, पोटासियम परमैंगनेट का चूर्ण भी लगा सकते हैं। और रोगी को एंटी रैबीज के 5 टीके संक्रमित कुत्ते के काटने से 1, 3, 7, 14, 30 दिन में लगवाने चाहिए। 5 टीके, ठीक है। हमें तो एक बार कुत्ता ही काटा था तो सारा जो है प्रोसेस हमने फॉलो किया था, ठीक है। करीब 20 साल पहले की कहानी है ये, जब बचपन में थे हम। अब आते हैं डेंगू को लेकर। डेंगू जो है आर्बो वायरस के कारण हुआ था, एडिस जाति के मच्छर के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर दर्द करेगा, फीवर होगा, कमजोरी जैसा फील होने लगेगा और जोड़ों में दर्द होगा, जहां जॉइंट वाला पोर्शन है, ठीक है, वहां पे दर्द करने लगेगा। आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखना है, मच्छरों के प्रजनन स्थानों का निवारण करना है और जन जागरूकता फैलाना है, ठीक है। ये हो गया इसका निवारण के लिए डेंगू। पोलियो या पोलियोमाइलिटिस जो होता है रोग कारक की अगर बात की जाए तो पोलियो वायरस के कारण होता है। वहां की अगर बात की जाए तो यह विषाणु संक्रमित भोजन, दूध, पेयजल के माध्यम से आहार नाल को संक्रमित करता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण बुखार, उल्टी, सिर और बदन में दर्द, गले की पेशियों को सख्त बनाता है। प्रारंभिक लक्षणों के पश्चात बच्चे हाथ पैर जो है कमजोर दिखाई देने लगते हैं और वो अपने पैर हाथ को हिला नहीं पाते हैं, तो समझिए इसको पोलियो का लक्षण दिखने लगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये पूछा गया है, डेंगू भी पूछ लिया गया है, क्लियर है। और एड्स भी पूछा गया है अधिकतर एग्जामों में, ध्यान में रखिएगा। और इन्फ्लुएंजा पूछ लेता है कि इन्फ्लुएंजा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण होता है। तो इन तमाम को पहलुओं को ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। और पोलियो के नियंत्रण की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक अवस्था में इस रोग के सुरक्षा के लिए स्वच्छ वातावरण के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः बच्चों को गंदे स्थानों पर खेलने से रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। पोलियो का टीका लगवाना ही इस रोग से बचाव का एकमात्र उपाय है। तो ये था महत्वपूर्ण टॉपिक वायरस डिसीज, जो कि एग्जाम में प्रश्न अक्सर इससे बनाए जाते हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी प्रश्न बनेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, जो एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण रहेगा। और आने वाले जो एग्जाम है जेपीएससी 11, बीपीएससी 69, ठीक है, जेएसएससी और बिहार दरोगा, इन जो तमाम एग्जाम है उस एग्जाम में जो है ये प्रश्न बनने यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं या चैनल पे कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें पता चले और हम बेहतर करने का कोशिश करें। आपको कोई दबाव नहीं है, ठीक है, लेकिन कमेंट कीजिएगा, या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव। और ठीक है, फिर आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।